देखो बेटा, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन तो डिराइव किया, बट हमने जो वर्क एनर्जी पावर में एक्सप्रेशन पढ़ा था वो कुछ और था और यहाँ कुछ और आ गया। वर्क एनर्जी पावर में हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, वहां भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे, यहाँ भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही बोल रहे हैं, तो एक्सप्रेशन डिफरेंट क्यों है? बेसिकली एक्सप्रेशन डिफरेंट नहीं है, समझना। एक आपको लॉजिक समझाता हूँ। मान लो ये अर्थ है, हम अर्थ के रेफरेंस के हिसाब से ही कैलकुलेशन करते हैं। ये अर्थ है, द रेडियस ऑफ अर्थ इज r। एक बॉडी है यहाँ पे, इसका डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से r1, और इसको यहाँ से मैं यहाँ ले जाता हूँ ताकि अब इसका डिस्टेंस हो जाए r2। अर्थ के सेंटर से अभी डिस्टेंस कितना हो गया? r2। तो ऑब्वियसली नीचे से ऊपर लेके जाना है तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। कल न्यूमेरिकल में यही किया था। तो जितना हम वर्क करेंगे दैट इज एक्चुअली इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन in taking a body from A to B, जैसे कि डायग्राम में दिखा है, is W equals to gmm by x square dx। x की वैल्यू देखो, जैसे कल डेरिवेशन किया था बिल्कुल वही है। x की वैल्यू क्या है? जब पार्टिकल हमारा A पे है x की वैल्यू है r1, और जब पार्टिकल B पे पहुंचा तब x की वैल्यू है r2। x क्या है? एक वेरिएबल है जो सेंटर से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। gmm बाई, जैसे यहाँ कहीं अगर होता तो याद करो क्या लिखा था, gmm बाई एक्स स्क्वायर dx, राइट। तो टोटल वर्क जब फाइंड करना होगा तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं विद इन द लिमिट्स। वी वांट टू टेक द बॉडी फ्रॉम A टू B। तो A पे जब बॉडी होगी उसका सेंटर से डिस्टेंस है r1, और जब बॉडी B पे पहुंच गई सेंटर से डिस्टेंस हो गया r2। तो ये हमारी बन गई लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। What is integration of 1 by x square? Always it is minus 1 by x. 1 by x square की इंटीग्रेशन क्या है? Minus 1 by x. So we write W equals to gmm into 1 by x square की इंटीग्रेशन हो गई minus 1 by x। इंटीग्रेशन की लिमिट्स है बेटा r1 से r2 तक, ठीक है। इस माइनस साइन को यहां मैं बाहर रख लेता हूं। W is equal to minus gmm, लिमिट्स पुट करो 1 by r2 minus 1 by r2 r1, ठीक है। और ये माइनस साइन इधर ले जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये याद रखो, W is equal to gmm 1 by r1 minus 1 by r2। This is the work done in taking a body from A to B। जैसा कि फिगर में दिख रहा है, A क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से r1 है, B ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से r2 है, ठीक है। इतना ठीक है। ये कल भी किया था ऐसा हमने, अभी आगे देखेंगे। बेटा अगर हमारा पॉइंट A इमेजिन करो अर्थ के सरफेस पे है, अगर पॉइंट A अर्थ के सरफेस पे है तो r1 का वैल्यू कितना होगा? कैपिटल R, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। नाउ व्हेन ए बॉडी इज टेकन, if the body is taken from the surface of earth up to a height h, बोलो फिर r1 को क्या लिखूंगा और r2 को क्या लिखूं? अरे r प्लस एच। अर्थ के सरफेस पे जब बॉडी है तो सेंटर से कितना डिस्टेंस है? r। तो यहां ले गया h हाइट पे, तो अब सेंटर से कितना डिस्टेंस हो गया? तो इसमें वैल्यू डाल देंगे, W देयरफॉर आ जाएगा आपके पास gmm
into 1 by R1, that will be 1 by R minus 1 by R plus H. अगर मैं यहां से ये R यहां बाहर कॉमन ले लूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस R डिवाइडेड बाय R प्लस H। सोचो, आप फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर आ जाएगा 1 बाय R, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो सेम हो गया। जैसे मैं ऐसे लिखूं कभी 3 प्लस 5 और बोलूं 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस 5/3 नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से देखोगे ये R इधर मल्टीप्लाई होगा 1 बाय R बनेगा ये वाला, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो R इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको थोड़ा अलग तरीके से करना है सॉल्व। इट विल बिकम GMM बाय R इंटू, ध्यान से देखना थोड़ा सा, नॉर्मल तरीके से नहीं है ये, 1 माइनस R डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर से क्या करो बेटा R कॉमन ले लो। फिर से बोलोगे R नहीं है, जैसे अभी कॉमन लिया था वैसे ही लेना। R अगर कॉमन ले लोगे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस H बाय R लिखेंगे। चेक करो, फिर से मल्टीप्लाई करके देखो R प्लस H ही बनेगा। बट इससे क्या होगा, आप इसे ये R और ये R कैंसिल कर दोगे, तो आपके पास W आ जाएगा GMM बाय R इंटू 1 माइनस 1 प्लस H बाय R का पावर -1, क्योंकि 1 बाय x को हम लिख सकते हैं बेटा x रेज पर -1। समझ रहे हो, ये वाला स्टेप समझ में आया। 1 प्लस H बाय R डिनोमिनेटर में था, ऐसे आएगा ना 1 बाय H प्लस R, तो इसको ऊपर ले गए तो माइनस हो गया। ठीक है, नोट करें यहां तक। अब यहाँ एक assumption देखो क्या है हमारी, अगर H R से बहुत छोटा है, हमने थ्रो किया यहाँ से इतनी हाइट पे गया कि वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी वैल्यू है, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऊपर चला गया। जब H R से बहुत छोटा होगा तब H बाय R जो है वो 1 से बहुत छोटा होगा। ठीक है, अलजेब्रा में आपको मैंने बाइनोमियल थ्योरम बताई थी, अगर x 1 से बहुत छोटा होता है तो 1 प्लस एक्स रेज पर n जो है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस nx, याद है। तो अगर यहाँ पर देखो h बाय R 1 से बहुत छोटा है तो 1 प्लस h बाय R रेज पर -1, 1 प्लस h बाय R रेज पर -1 क्या बनेगा, इसके साथ कंपेयर करो 1 माइनस h बाय R बनेगा। नहीं नहीं, तो जब आप 1 प्लस, ये वही हो गया ना, देखो 1 प्लस एक्स एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, तो -1 है तो -1 लिखेंगे। दैट वे हमारा जो W है इट विल बी इक्वल टू GMM बाय R इंटू, ये क्या बन जाएगा देखना 1 माइनस H बाय R। सो it is equal to GMM by R 1 minus 1 plus H by R, 1 and 1 will be out। करो आगे, खुद हो जाएगा देखना। W equals to GMM by R into
एच अपान आर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। ये m मैंने अलग कर दिया, जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू ये h भी लिख दिया। अब बोलो ये जो जी एम बाई आर स्क्वायर है ये किसके बराबर है? स्मॉल जी है ना, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो W क्या बन गया? एम जी एच। तो इसका मतलब W इक्वल्स टू एम जी एच कब होगा? ये कंडीशन आ गई। तो वर्क एनर्जी पावर में बेसिकली हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मानते थे, क्योंकि हाइट बड़ी निग्लिजिबल होती है, वहां तो रेडियस की बात ही नहीं करते। तो एक बॉल को ऊपर फेंकना है तो कितना ऊपर फेंकेंगे? यहाँ से मून तक थोड़ी ना फेंकेंगे। तो जब आपकी हाइट बहुत कम होगी रेडियस के कंपैरिजन में, तो W इक्वल टू mgh, और इसी को बोलते हैं बेटा, यही वर्क किसके बराबर है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो यू राइट W इक्वल्स टू डेल्टा U भी बोला था, किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, वर्क किसके बराबर है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड इट इज इक्वल टू mgh। कब होगा? अगर h r से बहुत छोटा है तब होगा। h r से बड़ा होगा तो वो फॉर्मूला तो है ना हमारे पास, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, जो कल हमने पढ़ा था। उसी से ये भी बन गया ना, देखो अगर एच आर से बड़ा है तो ये तो जनरल फार्मूला हो गया, ये स्पेशल केस हो गया। ये तब एप्लीकेबल होता है जब ये कंडीशन हो, ये तो हमेशा ही एप्लीकेबल है। इसके तो हमने कल क्वेश्चंस भी देखे, आपके सरफेस पे कितना है, इन्फिनिटी पे कितना है, आर पे कितना है, 2r पे कितना है, 3r पे कितना है, वो सब तो हमने देख लिया। ठीक है, तो बेटा ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इन जनरल द पोटेंशियल एनर्जी for a system of two objects is U equal to minus G m1 m2 by R। R क्या है? उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। मान लो एक पार्टिकल का मास है m1, दूसरे पार्टिकल का मास है m2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जिसको अभी हम लिख रहे थे अर्थ होगी तो कैपिटल M आ जाएगा यहाँ, दूसरे पार्टिकल का मास स्मॉल m है तो यहाँ ऐसे लिख दोगे। बट अगर दोनों के मासेस आपको गिवन है m1 m2, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है किसके लिए? फॉर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। सोचो अगर हमारे पास दो नहीं 3 पार्टिकल्स हैं, फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स, आप उनकी प्लेसमेंट कर लो कैसे भी। जैसे सपोज करो ये एक पार्टिकल का मास है m1, एक यहाँ पड़ा है इसका मास है m2, एक यहाँ पड़ा है इसका मास है m3, कहीं भी पड़ा होगा, मैंने ऐसे रैंडमली बना के एक ट्राइंगल जैसे बना ली। 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r12, 1 और 3 के बीच में है r13, 2 और 3 के बीच में है r23। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स? देखना बेटा, ये डायग्राम उधर कर लेता हूँ थोड़ी। मान लो हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, कैसे भी रख लो, ट्राइंगल बना रहा हूं मैं, आप एक लाइन में भी रख सकते हो, m1 m2 m3, r12 r13 r23। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता करनी? सुन लेना, पहले लॉजिक बताऊंगा। आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इन टोटल कितने पेयर्स हैं। अगर हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स हैं तो कितने पेयर बनेंगे? एक ही पेयर बनेगा यार, m1 m2। 3 पार्टिकल है तो आइडेंटिफाई करो कितने पेयर बनेंगे। मान लो ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, कितने पेयर बने? 3 पेयर बनेंगे। इन दोनों का एक, मतलब m1 m2 का, m2 m3 का, और m1 m3 का। चौथा पॉसिबल है कि कोई? नहीं है। तो आपने वही पेयर्स जो है वो लिख लेने हैं। देखना, माइनस जी m1 m2 बाय r12,
प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है ना, तो कोई जरूरत नहीं है वेक्टर लॉज लगाने की। अब बोलो कितने, दूसरा पेयर क्या आएगा, माइनस जी M1 M3 बाई R13, फिर प्लस माइनस जी M2 M3 R23। क्या कॉमन ले लूं बेटा, सोचो। माइनस जी कॉमन ले लेता हूं, M1 M2 बाई R12, M1 M3 बाई R13, M2 M3 बाई R23। फिनिश्ड। 3 पार्टिकल्स 3 पेयर्स, 2 पार्टिकल्स कितने पेयर्स, 1। नोट करो, जल्दी से क्वेश्चन दे रहा हूं इसके बाद। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 4 particles each having mass m are placed at the 4 corners of a square। एक स्क्वायर बनाओ, गिवन है ये स्क्वायर कि आपको स्क्वायर ही बनाना है, दिस गिवन। इसके चारों कॉर्नर्स पे 4 पार्टिकल्स है हमारे पास। एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2 और तीसरे का मास है m3, चौथे का मास में ले लेता हूँ m4, लेकिन हैं ये सारे बराबर। जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने डिफरेंट नेम दे दिए। दे आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड हर एक साइड इस स्क्वायर की है a। ठीक है, तो बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन बनेगा, U क्या आएगा, करो। किसी एक पार्टिकल से स्टार्ट कर लो, ये माइनस जी तो रखो पहले ही बाहर, क्योंकि ये तो हर एक में आएगा। किसी एक से स्टार्ट कर लो और आगे आगे चलते जाओ, यहां से स्टार्ट करो, आगे जाओगे क्या आएगा, M2, तो एक पेयर बन गया M1 M2 डिवाइडेड बाय A आ जाएगा। फिर M1 M3, आगे चलते जाओ, M1 M3 डिवाइडेड बाय क्या लिखा आपने, A थोड़ी होगा, M1 और M3 के बीच में डिस्टेंस लेना है, दैट विल बी A√2, क्योंकि ये स्क्वायर है। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज दिस डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये भी A है ये भी A है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये A√2 बनेगा। सो M1 M3 डिवाइडेड बाय A√2 प्लस M1 M2 हो गया, M1 M3 हो गया, M1 M4 कितना डिस्टेंस है, A√2 कहाँ दिख रहा है, प्लस अब M1 से स्टार्ट किया था ना, आगे गए थे, अभी M2 से स्टार्ट करके आगे चलते हैं। M2 से वापस पीछे नहीं आना, क्योंकि वापस पीछे आओगे तो रिपीट हो जाएगा, आगे चलना। M2 M3 डिवाइडेड बाय A प्लस M2 M4 डिवाइडेड बाय A√2, 5 हो गए। फिर M3 से आगे जाना, तो M3 आप देखोगे खुद ही, कोई भी रिपीट आपको दिखेगा नहीं, M3 M4 डिवाइडेड बाय A, इन दोनों के बीच में तो डिस्टेंस कितना है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ही दिया था कि सबका मास बराबर है, तो U क्या बनेगा, माइनस जी इंटू M² बाय A, M² बाय A√2, M² बाय A, M² बाय A, M² बाय A√2, M² बाय, 4 बार आ जाएगा M² बाय A और 2 बार आ जाएगा M² बाय A√2। अब फाइनली आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, तू भी कॉमन ले लो, नहीं तो इधर रख ही रखो, पूछ लो कुछ पूछना है तो। पूछो कुछ पूछना है अगर तो नहीं समझ में आया तो। जस्ट टू मेक द थिंग सिंपल, अगर हमारे पास 5 पार्टिकल्स है, देखो M1 M2, क्योंकि अभी एक्सप्रेशन नहीं करना है तो मैं एक ही लाइन में बना लेता हूँ M5। मैंने जो आपको टेक्निक बताई वो यूज करो, M1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, M1 के चारों आ गए, फिर M2 के 1 2 3, अच्छा ये तो है नहीं, सॉरी,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, फिर M2 से आगे चलेंगे, अब M3 से आगे चलेंगे 8 9 और M4 से आगे चलेंगे 10। दोबारा बताऊं, we had 5 particles only to keep them anywhere, M1 M2 M3 M4 M5। M1 से आगे चलो 1 2 3 4। अब 2 से चलो आगे 5 6 7। अब 3 से आगे चलो 8 9 और अब 4 से आगे चलो 10। और कोई बनेगा ही नहीं। कितने पेयर बने? 10 पेयर्स। तो जब भी डिस्टेंस लिखना होगा तो ये वाला डिस्टेंस आ गया M1 M2 के बीच में, ये आ गया M1। वो तो देखना पड़ेगा कैसे प्लेसमेंट गिवन है, बट पेयर्स कितने बनते हैं? 10 पेयर्स। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपके पास ये पेयर्स होंगे M1 M2 जो भी डिस्टेंस है, M1 M3 M1 M4 M1 M5 M2 M3 M2 M4 M2 M5 M3 M4 M3 M5 M4 M5। कितने पार्टिकल से बेटा? ये 2 3 4 रोज बना दी मैंने। कितने पार्टिकल से? 5 पार्टिकल्स। 5 है, पेयर कितने बने? 10। 4 थे तो 6 बने। डबल मत करना हमेशा, 3 के केस में 3 ही बने थे, डबल नहीं है। ये नहीं सोचना 5 10 तो 6 के 12। राइट? जो ध्यान से देखना बेटा, अगर आप एक पार्टिकल ले लो M1, बाकी कितने बचे? 4 और बचे। अगर M2 ले लोगे तब भी 4 और बचेंगे, अगर M3 ले लोगे तब भी 4 और बचेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, M1 भी 4 पेयर्स में है, 1 2 3 और 4। M2 भी 4 पेयर्स में होगा, 1 2 3 और 4। M3 भी 4 जगह दिखेगा आपको। M3 अगर यहाँ होता तो यहाँ 4 होने थे ना। कहाँ है 4? देखो 1 2 3 और 4। M4 भी 4 बार दिखेगा। कैसे? 1 2 3 एंड 4। तो उस हिसाब से आप सोचोगे 5 पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल 4 4 पेयर्स बना रहा है, तो 20 बनने चाहिए थे, है ना? 20 बनने चाहिए थे, लेकिन 20 नहीं बने। कितने बने? 20/10 बने, 20/2 बने, क्योंकि रिपीट नहीं करते हम। अगर आपने एक बार M1 M2 लिख लिया तो फिर M2 M1 नहीं लिखना। अगर आप रिपीट करोगे तो 20 बनेंगे, तो रिपीट वाला तो काउंट नहीं होता। तो कितने बनेंगे? ऐसे ही अगर आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं, कितने? ये 5 है ना, सॉरी 4 पार्टिकल्स हैं, तो M1 हो गया, कितनों के साथ पेयर बनाएगा? 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ। तो 3 3 पेयर्स में दिखेगा सारे आपको, तो 12 थोड़ी बनेंगे, 12/2 बनेंगे, मतलब 6। समझ में आ रहा है? ये इन तीनों के साथ बनाएगा, फिर ये भी इन तीनों के साथ बनाएगा। बनाएगा तो हम बेशक वापस पीछे नहीं आ रहे, हम आगे जा रहे हैं, पिछले वाला बन गया है इसलिए। तो अब जनरलाइजेशन देखना, नंबर ऑफ पेयर्स कैसे पता चलेगा आपको? अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, नंबर ऑफ पेयर्स कैसे पता चलेगा? एक पार्टिकल है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है। कम से कम कितने पार्टिकल्स होने चाहिए? 2। जब आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं तो कितने पेयर्स बने? भाई 2 का तो एक ही बनता है यार, 2 के 2 पेयर कैसे बनेंगे? 2 हैं, पेयर तो एक ही है ना। अब बोलो ये M1 M2 नहीं, M2 M1, तब भी है तो वही, रिपीट थोड़ी होना चाहिए। तो कितने बने? 1। 3 पार्टिकल है तो कितने बने? 3 ही बनेंगे। हर एक 2 2 में है, 3 दूने 6 नहीं बने, 6/2 3 बने। हर एक 3 3 में है, लेकिन टोटल 12 नहीं बनेंगे, 12/2 6। 5 है तो 5 × 4 / 2 कर देना। 6 है तो अब बिना कैलकुलेशन के 6 × 5 / 2। ठीक है, देते नहीं? 3 × 2
कैसे बताओगे? 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 3, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 6, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 10, 6 इंटू 5 तो 7 होंगे। तो यार 7 इंटू 6 बाई 2, तुम इसको कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगाओगे? 7 इंटू 6 बाई 2 42 का हाफ कितना हुआ? अरे यार 21 नहीं हुआ। 8 होंगे तो 56 को डिवाइड कर लो 2 से, 28 48। 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। अब मेरे को आगे चलना पड़ेगा, अभी आपका आंसर नहीं आ रहा है। 9 पार्टिकल्स होंगे तो कितने बनेंगे? 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 कितना होता है? 72 को हाफ कर दो ना, 36। 10 होंगे तो 10 होंगे तो कितने होंगे बोलो? 45। शुक्र है, आंसर है। अब बोलो n होंगे तो कितने होंगे? n को किससे मल्टीप्लाई करूं? n माइनस 1 से डिवाइड बाई 2। पिछले से तो कर रहे हैं। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से डिवाइड बाई 2। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से डिवाइड बाई 2। 6 को 5 से डिवाइड बाई 2। 7 को 6 से, 8 को 7 से, 9 को 8 से। 9 इंटू 8 72 डिवाइड बाई 2 36। 10 इंटू 9 90 डिवाइडेड बाई 2 45। n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। चल ठीक। यस, तो अगर मैं सीधा फॉर्मूला बताता ना तो फिर आपने बोलना था कहां से लाया आपने? यस सर। देखो, मान लीजिए हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन समझ लेना रुद्र, जल्दी मत मचाना। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड है 2a। ठीक है, इसके तीनों कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं। ईच पार्टिकल इज हैविंग ए मास m। हमने क्या करना है, इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देना है। इस ट्रायंगल की हर एक साइड को अगर a किया जाए, या इन पार्टिकल्स को जो किसी बड़ी ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे थे, इन पार्टिकल्स को अगर एस्टैब्लिश करना है किसी छोटी ट्रायंगल के जिसकी हर एक साइड a है। पहले ये सोचो कि ऐसा करने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? ठीक है, तो क्या करना है आपने? डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव है। ऐसे तो डिस्टेंस कम करने से बढ़ जाती है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ऐसे लिखो। ये आपकी आ गई फिगर 1 और ये आ गई बेटा फिगर 2 मान लो। पहले ये फिर ये। कैलकुलेट द वर्क डन in changing the configuration from 1 to 2। फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर तक ले जाने के लिए या इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? यूज द सेम लॉजिक। वर्क इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो। वो तो आ गया ना, तीन चार्जेस, तीन पार्टिकल्स का पेयर है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो डेल्टा यू, वही वर्क होगा। करो।